नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। दोस्तों, मीडिया का जो रोल है भारतीय समाज में वह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। गोदी मीडिया की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा इस देश में हो गई है। गोदी मीडिया सत्ता संरक्षण और प्रशासकों की ताकत इस कदर बन गया है कि वह जिसको जब चाहे, जैसे चाहे हीरो बनाता है। खैर यह उसके उसके बस की बात है या उसके हिस्से की बात है। लेकिन हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि गोदी मीडिया कब किसको हीरो बनाता है, यह जानना, यह समझना हर भारतीय नागरिक, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि एक समय में गोदी मीडिया ने जय शाह यानी अमित शाह के बेटे को हीरो बनाया, नया नायक बनाया, उभरता हुआ उद्यमी बनाया। दूसरी बारी अब देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को बनाने की है। अनंत अंबानी की शादी होने जा रही है। इस देश में सबकी शादी होती है, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन यह शादी कैसे खास है, कैसे बड़ी है और कैसे अपरंपार है, इसको बताया जा रहा है। और अनंत अंबानी को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वह कोई नए नायक हो इस देश के। लगातार इस रूप में पेश किया जा रहा है कि वह सबसे बड़े पर्यावरणविद हैं, जीवों के चहेता हैं, गरीबों के चाहने वाले हैं। वह जो है, उनके पिता गरीबों के साथ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अनंत अंबानी के बड़े बड़े वीडियो आ रहे हैं। वह देश के पूंजीपति हैं, वह देश के सत्ता के सबसे करीब हैं, यह तो पूरा देश जानता है। लेकिन वह एक सहज आत्मा है, वह बहुत सहृदय हैं। उनको जो है लोभ लालच से उनकी दूरी है और भारत के नए आइकन हैं। इसकी प्रतिष्ठा बनाने की क्या जरूरत है जबकि पूंजी की ताकत उनके पास है। इसी बात को आज समझने की कोशिश करेंगे आज के डिबेट में। आज हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट हैं। हमारे साथ जय शाह और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की भूमि से दत्तेश भावसर हैं गुजरात से। हम इन दोनों लोगों से और कुछ अन्य साथी जब जुड़ेंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस प्रतिष्ठा को हासिल करने की जरूरत गोदी मीडिया क्यों महसूस कर रही है और क्यों उसको स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि यह भारतीय समाज में पहली दफा है जब किसी पूंजीपति के बेटे को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अन्यथा आपने कभी टाटा, बिरला, अंबानी, डालमिया, किसी के बेटा बेटी की कोई चर्चा तक नहीं मीडिया में देखी होगी। अलबत्ता वो बुरा मानते हैं। इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत दत्तेश से करते हैं कि दत्तेश उसी भूमि से आते हैं, उसी राज्य के हैं। आपको क्या लगता है कि अनिल अंबानी जैसे शहंशाह को और माफ करिएगा मुकेश अंबानी के बेटे को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि उन्होंने अपने खरीदे हुए चैनल न्यूज 18 और देश के दूसरे सभी बड़े चैनलों पर आने की शुरुआत कर दी? जी दत्तेश, पहली टिप्पणी देखिए आपसे। जी सारे दर्शकों को नमस्कार। अजय जी, सबसे पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। जी जैसे आपने अपने पहले वक्तव्य में ही बताया कि जय शाह को भी लॉन्च ऐसे ही किया गया था क्योंकि उनमें कोई कैपेसिटी नहीं है। ना ही उनका कोई लोगों में बड़ा नाम है, ना ही उनके ऐसे कोई काम है, जिससे वो जी लोगों में फेमस हो या चुनाव जीत जाए या और कोई परिस्थितियाँ हो। इसी वजह से मीडिया के माध्यम को लेकर इनको हीरो बनाया जाता है। ऐसे गुजरात में और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन जी इनिशियली अभी सबसे बड़ा उदाहरण यह है अनंत अंबानी का कि जिनके पिताजी मुकेश अंबानी बड़े पूंजीपति हैं और जी इसलिए उनको इतना हाइप दिया जा रहा है क्योंकि ना ही वो कुछ विशेष कार्य उन्होंने किए हैं और ना ही उनकी कोई ऐसा कोई योगदान है समाज में जिससे उनको बड़ा होने में कोई मदद मिल सके। तो अब यह एक ही माध्यम बचता है मीडिया का कि मीडिया के माध्यम से उनको हीरो बनाया जाए और उनको अपने पिताजी की जगह आगे बिठाकर अब उनको सारा शासन प्रशासन सौंपा जाए। क्योंकि हमने पिछले कई सालों से देखा है कि पूंजीपतियों की ही सरकार है, तो एक पूंजीपति से वो अपनी दूसरी पीढ़ी में यही सारे धन्ना सेठों को ट्रांसफर करना होगा। इसीलिए शायद मेरा मानना यह है कि अनंत अंबानी को उन्हीं के जो न्यूज़ चैनल है,
उनके माध्यमों से ही बड़ा दिखाया जाए और पूरे देश में यही चर्चा कराई जाए कि वह समाज के लिए बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही प्रश्न भी खड़े हुए हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि यह पूंजीपति लोग हैं, यह सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा देखेंगे और किसी का फ़ायदा देखेंगे नहीं। तो अपने बेटे को ही अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही हीरो बनाने का यह काम है। वो गुजरात अतीत में भी देख चुका है और आने वाले भविष्य में भी देखेगा। जी, अजय जी। जी, त्रिलोचन जी, आपका काफी पुराना अनुभव है। देश में सरकार, सत्ता और सियासत और उसके साथ पूंजीपतियों का एक रिश्ता है। देश आज सिर्फ इतना जानना चाहता है कि उनके पास कोई कमी नहीं है, अनिल अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास, फिर भी अपने बेटे को इस तरह मीडिया में प्रसारित करने की क्या जरूरत है? क्या भारतीय पूंजीपति वर्ग एक नए रूप में आना चाह रहा है? क्योंकि अब तक कोई सामाजिक चर्चा किसी पूंजीपति के बेटे बेटी की आपने नहीं देखी होगी। किसी मैगजीन में छप जाता है कि ये महान है, ये ताकतवर है, इससे आगे की चर्चा नहीं। लेकिन लोकप्रिय ढंग से चर्चा कराने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे साथ महेंद्र पांडे भी जुड़ चुके हैं, हम अगली टिप्पणी लेंगे, लेकिन पहले त्रिलोचन जी आपसे। जी बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल सही लगता है कि अब इनको ऐसी जरूरत पड़ क्यों रही है। सब कुछ है लेकिन फिर भी अब दरअसल दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो ये है कि मीडिया सारा का सारा अपना है, तो क्यों ना इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। दूसरी एक चीज मेरी समझ में जो आ रही है, अब मैं यहाँ उत्तराखंड में देखूं तो पहले क्या था कि ठेकेदार होते थे और ठेकेदार नेताओं को चंदा देते थे और नेता चुनाव लड़ते थे। फिर एक परिवर्तन आया, ठेकेदारों ने सोचा हम इनको पैसे देते हैं, खुद क्यों ना लड़े, और खुद चुनाव लड़के सारे के सारे ठेकेदार अब यहाँ उत्तराखंड में नेता है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, जब सब कुछ अपना है तो भाई फिर किसी पार्टी को क्यों दो, अपने ही लोगों को, अपने ही बेटों को आगे करो राजनीति में भी। जब सब कुछ हमारा ही है तो राजनीति हमारी क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी कुछ हो सकता है। और अब मीडिया को देखे, मैं खैर वो देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ थंबनेल ही देख रहा था तो बड़े गजब वो तो मतलब अच्छा मनोरंजन था। उन्होंने अपने हाथों से खाना परोसा, इतने हजार लोगों को दिया। कोई जो है जहां से उन्होंने मिठाई खरीदी उस दुकान पे जा रहा है, उस दुकानदार से उनकी प्रिय मिठाई क्या है, मतलब गजब गजब के कितने विदेशी मेहमान हैं, मेन्यू देखकर चौंक जाएंगे आप। मतलब इस तरह का वो तमाम हास्यास्पद जो है। तो इसीलिए ये गोदी मीडिया है, कहीं भी मतलब कोई तार्किक नहीं, कुछ नहीं। तो आप कह रहे थे ना कि वो हीरो बना रहे हैं, ये हीरो नहीं विलेन भी बना रहे हैं। अभी उत्तराखंड के मसलों पे देखो, हल्द्वानी के मसलों पे अच्छे खासे लोगों को इन्होंने विलेन बना दिया। तो ये दोनों तरह के काम को, जिसको अपने लोगों को ये हीरो बना रहा है, दूसरों को विलेन बनाता जा रहा है, इस तरह का कुछ हो रहा है। जी, एक महत्वपूर्ण बात कही, थोड़ी चर्चा उसी पर आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के अनुभव से वो मजेदार है कि उत्तराखंड में जो ठेकेदार थे वही बाद में नेता हो गए। जी, नेता हो गए। छोटा राज्य है तो जाहिर तौर पर विधायक हुए होंगे, सांसद हुए होंगे, नगर पालिका में गए होंगे, ब्लॉक प्रमुख हुए होंगे। छोटी जगह है, छोटा राज्य है। अब इसका अगर विस्तारीकरण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, गुजरात जैसे ताकतवर राज्य का किया जाए और वहां अपने बेटे की ऐसी छवि बनाना कि वह एक मानवीय मूल्यों से भरपूर युवा है और उसके अंदर वह सब कुछ है जो कि एक इंसानी, जुनूनी, गरीब, संघर्ष करने वाले युवा में होता है। करीब करीब प्रधानमंत्री में वो जो तत्व हैं, जैसे उन्होंने बचपन में घड़ियाल पाले तो इसने भी हाथी पाला, और इस तरह की जो एक छवि बनाई जा रही है, क्या ये बात भी है? क्यों दत्ते जी आप मुस्कुरा रहे हैं काफी, जरा आप ही बताएं, आपको क्या लग रहा है? जी, आपकी आवाज बंद है। जी जी, जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया जो मगरमच्छ पाले थे, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा ज़ू। मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा था क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था कि जो जियो यूनिवर्सिटी बनने वाली है, उस यूनिवर्सिटी को एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। हालाँकि वो बनी भी नहीं थी। तो शायद यही मामला होगा कि यहाँ पर भी इनको ऐसे ही हीरो प्रस्तुत किया जाए और आने वाले समय में उनकी छवि लोगों में अच्छी छवि दिखाकर वह समाज के उच्च वर्ग से, अच्छे वर्ग से आ रहे हैं ऐसा दिखाकर इनको ही सारे काम, ठेके वगैरह दे दिए जाए।
वैसे अजय जी आपको एक बात बता दूं कि यह गुजरात के लिए नई बात नहीं है। जी अमित शाह के बेटे जय शाह की बात करें तो उनमें कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं है। हमने कई बार देखा है कि वो अपनी बात भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के ही दिखाते हैं, क्योंकि लिखा भी किसी और ने होता है, वह तो सिर्फ पढ़ते ही हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद एक थे, उनके भी भतीजी को एमएलए बनाया गया। जी वैसे कई अच्छे भी उदाहरण हैं, जैसे विक्रम साराभाई है, उनका परिवार का भी अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे सामाजिक लोगों में जैसे महात्मा गांधी जी का वो उदाहरण ले लिया जाए कि बिल्कुल उनके बेटे पोते वो आज भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो जी ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन यह अनंत अंबानी का जो उदाहरण है, मेरे हिसाब से तो कोई तुक नहीं बनता कि जिसका बाप अब्जोपति हो, वह ऐसे जू बनाए, एक एक बंदे को खाना खिलाए। गुजरात में ही उनको अभी कई हजार मीटर जमीन औने पौने दामों में दे दी गई है। जी अगर यह सरकार की जमीन ये सस्ते में लेते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, अगर यही गरीबों को खाना खिलाएंगे तो सरकार अनाज मुफ्त क्यों दे रही है? यही पूरी जिम्मेदारी निभाए। और जो उनका एरिया है, जामनगर का एरिया है, वहां पर भी कई जगह ऐसे विवाद हो चुके हैं। हालांकि कई विवाद सपाटी पर आए हैं, लेकिन कई विवाद नहीं भी आए हैं। उन्होंने जो ये बनाया है उसमें भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, लेकिन इन सारी बातों को साइड में रखकर हमें अभी यही दिखाई दे रहा है कि जो अंबानी परिवार है, उनकी अगली जो पीढ़ी है, अनंत अंबानी, उनको अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मुकेश अंबानी की जगह वह लेंगे। और आने वाले समय में पूरे देश में जो बड़े-बड़े ठेके बटेंगे, बड़े-बड़े रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, शायद यह सब अनंत अंबानी ही हैंडल करेंगे और नई पीढ़ी अब राजनीति में पैसे खोजने की संभावनाएं जो दिख रही है उसमें आगे बढ़ेगी। जी जी महेंद्र जी, शायद आप सुन रहे होंगे इन दोनों लोगों ने, और अपनी बात दत्तेश ने भी कही और त्रिलोचन जी ने भी कही। एक बात उभर कर आ रही थी कि यह बिल्कुल एक नई प्रैक्टिस में, ये इस पर हम आज बात कर रहे थे कि भारतीय पूंजीपतियों के पूरे दायरे में आप देखें तो उन्हीं की बदौलत मीडिया है, उन्हीं की खरीदे हुए अखबार हैं, वह सब संचालित करते हैं, लेकिन कभी आते नहीं है ढंग से। बिरला परिवार को लोग नहीं जानते होंगे, जबकि इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं मीडिया का। इसी तरह अन्य मीडिया घराने भी हैं, लेकिन भारत के बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी के बेटे को जिस तरह से पर्यावरण रक्षक, इंसान का रक्षक, भले मनसाहत वाला, अच्छे दिल वाला पेश करके एक हीरो की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, यह क्या है? इसकी एक झलक हमारे त्रिलोचन जी ने कही कि उत्तराखंड से उदाहरण दिया कि उनके यहाँ जो ठेकेदार थे वही नेता बन गए। तो क्या इस तरफ भी सोचा जाए कि अंबानी जी अब सोचते हैं कि मोदी जी की पार्टी में अपना भी बेटा एक सांसद हो, इस तरफ भी बढ़ने की सोचते हैं। हालांकि पहले पूंजीपति आते रहे संसद में, लेकिन ये सब कुछ क्या है और खासकर पर्यावरण रक्षक होने का क्या मामला है? जी महेंद्र जी। नहीं, सबसे पहले चीज तो यह कि पूंजीपति आते नहीं रहते हैं संसद में। अगर आप देखें तो जितने एमपीज हैं उनकी औसत संपत्ति जो है वो 38 करोड़ के पार है, लोकसभा और राज्यसभा आप मिला के। तो इसीलिए पूंजीवाद तो हमारे संसद में ही बैठा हुआ है। तो ये पूंजीपति हैं, ये चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं, ये बात दूसरी है। लेकिन जो हमारे संसद में बैठे हुए हैं वो भी पूंजीपति ही हैं, और पूंजीपतियों का ही ये सारा खेल है। पर्यावरण की बात हो तो अंबानी और अडानी, ये दोनों लंबे समय से लिखा जा रहा है कि इन दोनों लोगों ने पर्यावरण का जितना विनाश किया है, और अपने स्पेशली मोदी सरकार के समय अपने अनुरूप जिस तरीके से इन्होंने एनवायरमेंट के पैमाने बनवाए हैं, तो वो सारी दुनिया देख रही है। एक हमारा मीडिया नहीं देखता, हमारी सत्ता नहीं देखती। सत्ता तो जाहिर है नहीं देखेगी, लेकिन हमारा मीडिया नहीं देखता। ये एक बहुत अफसोस वाली बात है। और पर्यावरण का जहां तक सवाल है तो ये लोग लगातार ही पर्यावरण का विनाश करते रहे हैं। और जहां तक इनको रक्षक दिखाने का सवाल है तो जो भक्षक होता है उसी को बेसिकली दिखाने की जरूरत पड़ती है कि वो रक्षक है।
जो काम करता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुपम मिश्र काम करते थे पानी के ऊपर, तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको दिखावा नहीं करना पड़ता था। जो लोग रक्षक होते हैं उनको दिखावा करना पड़ता है कि हम रक्षक हैं। एक दो कोई एक ऐसी चीज करके और जिसमें उनका फायदा ही होता है। ये लोग ऐसे हैं जो एक भी पैसा जब तक मुनाफा नहीं होगा उसमें इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, ये हमारी सत्ता भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो सुनाई दे रही हैं कि पर्यावरण के रक्षक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारी फिजूल की बातें हैं। ये सारा है कि एकदम ठीक उल्टा उनका नेचर है। तो आप मीडिया तो उन्हीं का है, मीडिया तो उनको दिखाएगा ही, अपने फैमिली को नहीं दिखाएगा तो और किसको दिखाएगा। जाहिर तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए हमने यह बात आज डिस्कशन पर रखी कि अनंत अंबानी की छवि नायकों वाली, हीरो वाली बनाने की जरूरत एक ऐसे पूंजीपति को क्यों पड़ी जो कि लगभग विपक्ष का आरोप है कि वह सरकार चलाता है। त्रिलोचन जी, पॉलिटिकल बात क्या है इसमें? राजनीतिक तौर पर आपने एक बात कही, एक आपने स्लोगन छोड़ा कि साहब आपके यहाँ ठेकेदार हैं वही नेता हैं। भारत का भविष्य क्या दिखता है अनंत अंबानी को देखते? अच्छा, सबसे पहले तो मैं पांडे जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा कि जो जिनके पास असलियत में कोई चीज होती है उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। मैं एक बार 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिलाऊंगा। उसमें इन लोगों का अपना ट्रस्ट है, इन्होंने कोई गांव गोद दिया, मेरे गांव के पड़ोस में ही वो गांव है, अंबानी लोगों का। हाँ जी, अंबानी लोगों का, इनकी पत्नी नीता अंबानी जी के नाम पे वो गांव गोद दिया गया। लेकिन एक भी पत्थर विकास के नाम पे वहां कुछ नहीं किया गया। बस जिस दिन उन्होंने वहां पहुंची एक दिन और पूरे डमडमे के साथ पूरा मीडिया वहां था और बड़ी बड़ी खबरें उस दिन भी छपी थी, तो ये इनका दिखावा है। दूसरी बात जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वाली आपने पूछी है, तो मुझे तो कम से कम यही लग रहा है, क्योंकि इस तरह, और दूल्हे राजा जो है उससे पहले मेरे समझ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उन्होंने जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हो रहा है, सो हो रहा है, वो सारा राजनीतिक ही, मुझे तो ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं ये जो है अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हैं। और जो अभी ये हाथी पालने वाली बात हो रही थी ना, शायद कहीं में ये भी पढ़ रहा था कि इनको इतना ही पैसा जेब खर्चे का मिलता था, शायद कहीं लिखा हुआ है। मतलब इतने गरीब हैं वो कि जेब खर्चा भी बहुत, तो गरीब भी दिखा रहे हैं और पशु प्रेमी भी दिखा रहे हैं, पर्यावरण भी, मतलब सारी चीजें हैं उनमें। तो कहीं ना कहीं वो जो है दूसरे मोदी जी बनने की फिराक में ना हो, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। जी, ये दूसरे मोदी बनने के फिराक में है। चिंता भी यही है हम लोगों की, समझना भी यही चाहते हैं। हम अपने पाठकों, दर्शकों से भी यह जानना चाहेंगे कि एक ऐसे युवा को गरीब युवा के तरह पेश करने का जो कमाल है, ये क्या प्रधानमंत्री मोदी से सीखा गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को चाय वाला बताया, अपने को मांग कर खाने वाला बताया, झाड़ू लगाने वाला बताया, किसी तरह जीवन चलाने वाला बताया। तो चूंकि भारतीय सिनेमा आप सभी देखते हैं, मैं अपने पाठकों दर्शकों से कह रहा हूं, भारतीय सिनेमा का हर हीरो संघर्ष करता हुआ आता है। क्या इसी तरह का एक हीरो भारतीय 140 करोड़ दर्शकों के बीच एंट्री ले रहा है, या उसको दिलवाई जा रही है अपनी खरीदी हुई मीडिया के जरिए कि यह नया हीरो है? हमारी समझदारी यही पूछना चाहती है, आपकी सहमति असहमति चाहती है कि क्या जो बात हमारे विश्लेषक भी कह रहे हैं कि क्या भारतीय पूंजीपतियों को अब लग रहा है कि अगर पूंजी हमारी, साधन हमारे, इलेक्शन बॉन्ड हमारा, तो फिर नेता कोई और क्यों दत्तेश जी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अजय जी, आपने सही बात कही। नहीं, मैंने बात नहीं की, मैंने तो सवाल ही रखा है जी। मोटे मोटे तौर पर अगर अभी देश की बात करें तो सबसे आगे अडानी और अंबानी का ही नाम आता है, और दोनों ही गुजराती हैं, तो उन्हीं की चर्चा होगी। देखिए अजय जी, ऐसी बात है, जो अडानी की बात है तो अडानी में भी यही है। हालांकि उनका जो भांजा है रक्षित शाह, वही पूरा हैंडल करता है, लेकिन अभी तक उसको मीडिया के माध्यम से हीरो नहीं बनाया गया।
लेकिन अभी इन जो ये दोनों घराने हैं उनमें बहुत ही बड़ी होड़ लगी हुई है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन। तो ऐसे ही देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री का नाम आने की बात आई, नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। मीडिया में इतना हाइप किया गया कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। और उस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उनको भी साइड ट्रैक किया गया, और यही पूंजीपति थे जिन्होंने ऐसी बहुत, गुजरात में ऐसी ह्यूमर बहुत थी कि इन पूंजीपतियों ने भी यह शर्त रखी थी कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तब ही हम फंड देंगे। तो देखिए, उद्योगपति है वो तो अपना फंड देंगे, वो तो अपने धंधा ही करेंगे और अपना प्रॉफिट ही देखेंगे। अडानी की बात करें तो देखिए, अडानी कितना भी काम करे, लेकिन यहाँ पर जो उनका पोर्ट है उसमें उन्होंने कई वायलेट किए हैं। मैं आपको 27 तारीख की बात कर रहा हूँ, सीआरजेड की जो पब्लिक हियरिंग थी वह कैंसिल करनी पड़ी, इतनी सारी कंप्लेनें थी और सारी की सारी कंप्लेनें अडानी के खिलाफ थी। तो अगर यह पूंजीपति यह सिर्फ अपना ही फायदा देखेंगे, मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है कि वह एनवायरमेंट को देखेंगे। एक चीज और बता दूं कि जब पिछले समय में एनजीटी में हम जैसे लोगों ने कंप्लेन की थी अडानी के खिलाफ, उसने जो पोर्ट बनाया है, तो 2200 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना लगा था, और वह जुर्माना जो वहां किसान थे उनके लिए खर्च होना था। लेकिन यह पूंजीपतियों की ही सरकार है, आज तक एक भी ढेला नहीं हुआ और पूंजीपति राज कर रहे हैं। तो मुझे यही अभी तक अजय जी दिख रहा है कि जैसे हमारे मेरे सीनियर मित्रों ने भी कहा कि अगला नरेंद्र मोदी कौन होगा, शायद ये उसी की दौड़ है, और उसी की दौड़ में जो कुछ एक घराने हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे तालाब में से मगरमच्छ पकड़े गए थे, ऐसे ही अब छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में जू बनाएंगे, हाथियों को पालेंगे, गैंडों को पालेंगे। कुछ समय के बाद चीता भी नए आने वाले हैं हमारे एरिया में, जो चीता अफ्रीका से आए थे। तो अब यह जो जिनके पास काम करने को कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है, वह ऐसे ही रास्ते ढूंढ ढूंढ कर पॉलिटिक्स में आएंगे और आगे उन्हीं का राज होता हुआ मुझे दिख रहा है। जी अजय जी। जी, हम सवाल भी यही अब केंद्रित कर रहे हैं दोस्तों कि क्या भारतीय राजनीति के विकास की जो परंपरा है वो यहाँ आकर खड़ी हो गई है कि अब हमारे लोग नहीं, हमको संघ आरएसएस नहीं चाहिए, अब हमें मोदी नहीं चाहिए। भाई हमें चाहिए क्यों, हमारे जैसे क्यों, हम क्यों नहीं। भारतीय राजनीति की विकास परंपरा देखें तो आजादी के बाद से गांधी नेहरू परिवार और उसके बाद से तमाम दूसरे जातियों, समुदायों, राजनीतिक वर्धस्तों की ताकत आई। फिर 80 में एक मंडल कमंडल का उभार होता है पिछड़ी जातियों का, दलितों का, और उनको लगा कि ये ठाकुर बाबू साहब और खान साहब, पठान साहब की लाठी लेने के बजाय यह अच्छा है कि उनके लिए वोट जुटाएं, हम अपना ही जो वोट क्यों न बनाएं। ये भारतीय राजनीति की विकास प्रक्रिया रही और अब दलित पिछड़े आपको बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। एक लड़ाई लड़ी एक तरीके से। क्या अब भारतीय राजनीति नेक्स्ट स्टेज में जा रही है, जाएगी, कहां की पूंजीपतियों को यह लगने लगा है कि हमारे लोग क्यों, हम क्यों नहीं। क्या महेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसमें थोड़ा असहमत हूं। जैसे कठपुतली का खेल जो होता है वो उसमें मेन करता धरता जो होता है वो पर्दे के पीछे जी होता है और कठपुतलियां सामने नाचती रहती हैं। तो मुझे हमेशा यह लगता है कि पूंजीपति करता धरता ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। वो पर्दे के आगे आके नाचना नहीं चाहते। तो पूंजीपति ठीक है, वो समाज में उनका वर्चस्व है, सरकार वही चला रहे हैं, पॉलिसीज वही ये कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सरकार में आना चाहेंगे, क्योंकि सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंधन होता है। जैसे अभी आप सीआरजेड की बात कर रहे थे, सीआरजेड में भी कम से कम दिखावे के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप जब पर्दे के पीछे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके लिए बाकी लोग कुछ करेंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सीधे राजनीति में एंट्री लेंगे, क्योंकि राजनीति में आने के बाद
कहीं ना कहीं एक बंधन होगा। अभी तो एकदम निर्विघ्न तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनकी संपत्ति बढ़ रही है, हर एक चीज इनको गिफ्ट में दी जा रही है, सरकार दे रही है। जब ये सामने आ जाएंगे और राजनीति करने लगेंगे, उस समय शायद इतना निर्विघ्न तरीके से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मेरा अपना मन है कि ये एकदम स्पष्ट तौर पे राजनीति में शायद नहीं आएंगे। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, त्रिलोचन जी से भी एक टिप्पणी लेते हैं। सवाल ये है कि यह जो निर्विघ्नता से रुके रहना है या थोड़ा लिहाज करना है भारतीय राजनीति में, वो तो तब तक ही है ना जब तक विपक्ष का आड़ है। लेकिन जब विपक्ष को ही लगातार खत्म कर दिया जाएगा और लगेगा कि हम ही सरकार चला रहे हैं, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो इतना लिहाज भी रखें कि कठपुतली कोई और हो और नचाने वाला कोई और हो। इस लिहाज के भी इन्वेस्टमेंट को वो क्यों रखें? वह क्यों रखें बीच में एक आदमी जो लोग कहें कि ये अडानी अंबानी का वो है, बीच का आदमी है? क्या इस फर्क को भी खत्म करने की स्थिति की तरफ भविष्य में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय पूंजीपति? जी, कम से कम मैं तो इसको इसी नजरिए से देख रहा हूं जी। विपक्ष को खत्म करने वाली बात है, वो तो संसद में मोदी जी बोल चुके हैं। विपक्ष जो है अगले चुनाव के बाद दर्शक दीर्घा में रहेगा। तो दर्शक दीर्घा में विपक्ष के रहने का मतलब क्या होता है? फिर तो संसद कहाँ रहेगी? फिर तो वो एक राज दरबार रहेगा। फिर वहां जो है उसके दरबारी लोग रहेंगे और कुछ याचक रहेंगे, फिर राजा जो है न्याय करेगा, ऐसे जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं। तो राजा फिर कोई क्यों हो? सही बात है, वो खुद ही हो, जो जिसकी पूंजी है, जिसके पास पूंजी है, तो वो किसी और को राजा क्यों बनाए, खुद ही राजा बन जाए। तो ऐसा ही कुछ तो मुझे तो यही लग रहा है इस मामले में। और जो महिमा मंडित किया जा रहा है तमाम मीडिया के जरिए, तो ये सीधे सीधे जो है वहीं जाता है। दूसरी बात एक ये देख लीजिए कि अभी वो जो चर्चा चली थी कि संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें से समाजवादी शब्द वैसे हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं तो समाजवादी की जगह पूंजीवादी तो रखेंगे, और क्या रखेंगे, और क्या लिखेंगे आप? तो पूंजीवाद की तरफ तो ऐसे ही हम बहुत पहले से चलने लगे थे, लेकिन इन कुछ सालों में तो हम बहुत तेजी से बढ़े पूंजीवाद की तरफ। एक तरह से समाजवाद अब खत्म हो ही चुका है, तो पूंजीवादी खुद रहे राजा। प्रधानमंत्री तो क्या होंगे, राजा ही होंगे। पूंजीवादी जिसके पास पूंजी है वो राजा होगा, और होता भी यही रहा है। तो उसी तरफ हम फिर राजशाही की तरफ ही बढ़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कम से कम फिलहाल जो स्थितियां हैं। जी जी। आखिरी टिप्पणी हम महेंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले दत्तेश भावसर से भी एक टिप्पणी लेते हैं। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि हमने अतीत में कई साल पहले देखा था, राजनीति में हमेशा से ही पूंजीवाद रहा है। लेकिन पिछले कई सालों में हमने यह देखा कि पूंजीवाद और समाजवाद बैलेंस हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में यह है कि पूंजीवाद पूरे के पूरे तौर से समाजवाद के ऊपर भारी है। हमने यह भी देखा कि जो सांसद भी यहाँ पर ऐसे हैं, वह भी पूंजीवाद को समर्थन करते हैं। पर्टिकुलर एक पक्ष या पार्टी की बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल और भी देना चाहता हूं। जैसे गुजरात के कांग्रेस के कद्दावर नेता थे अहमद पटेल। उनका निधन होने के बाद आज की तारीख में उनके बेटे फैजल और मुमताज दोनों पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो वह एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। लेकिन पर्टिकुलर एक घराने को लेकर महिमा मंडित करना, मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद को पिछले 10 साल में बहुत बढ़ावा मिला है, और आने वाले समय में ऐसे ही कार्यक्रम कर करके पूंजीवाद को बहुत ही आगे बढ़ाया जाएगा, और पूंजीवाद ही देश पर हावी होगा। साहब ने, पांडे जी ने अच्छी बात कही कि जैसे अगर पर्दे के पीछे से ही काम हो रहा है तो पर्दे के आगे क्यों आए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा आदमी काम करेगा प्रधानमंत्री बन के, वह कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा, उससे अच्छा है कि हम ही वहां पर क्यों ना बैठे। तो पूंजीवादियों में अब यही है कि हमारा आदमी काम करेगा, उससे तो अच्छा है हम जाके बैठ जाएं। ठीक है, लायबिलिटीज बढ़ेगी, पर्टिकुलर कई मामले ऐसे भी होंगे कि उनमें कई रिस्ट्रिक्शन होंगे। लेकिन मुझे यह लगता है कि आज की तारीख में जो पूंजीवादी है वह खुद ही आगे बढ़ना चाहेंगे, बावजूद इसके कि वो अपने एमपी या एमएलए खड़े करें।
तो कहीं ना कहीं देश के लिए यह बहुत घातक समस्या हो चुकी है, क्योंकि पहले जो पूंजीवाद और समाजवाद बैलेंस हुआ करता था, वह बैलेंस आज बिगड़ चुका है और पूंजीवाद समाजवाद को पीछे छोड़ के कई आगे बढ़ चुका है। यह बहुत ही चिंताजनक परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। जी अजय जी। महेंद्र जी, ये एक बहस ऐसी है जिसकी संभावना पर हम बात कर रहे हैं और उस संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि ये जरूरत नहीं है। अभी की स्थिति में ऐसा लगता है, क्या आपको ये लगता है अभी भी कि भारतीय पूंजीपति, जैसे आप ही ने कहा कि 38 करोड़ वाले 40% या 60% सांसद हैं हमारे यहाँ संसद में, अगर इतनी बड़ी संख्या में सांसद पहले से जी 40% और 60% नहीं है, हाँ। वो सारे एमपी आप एवरेज लेते हैं तब वो 38 करोड़ होता है। ऐसा नहीं है कि केवल 40% के पास है वो। ओ, तो बताइए, ये और कमाल की बात है कि औसत 38 करोड़ रुपए के औसत निकालने पर आ रहा है। वैसे में जिस देश का 90% अभी ढंग से 15-20 हजार रुपया नहीं कमा पाता है महीने का, उस देश के 10% में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 38 करोड़ के हकदार होते होंगे? 1% का पता नहीं कितना गुना बचता हो। वैसे देश में जिस तरह से मीडिया खरीदी गई, आप सब जानते हैं कि ये जो मीडिया के बड़े घराने हैं वो चंद परिवारों के पास है। एक को अडानी ने खरीद लिया है बड़े हिस्से को, डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, दूसरे को अंबानी ने खरीद लिया है डिजिटल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक। वैसे में मैं जो संभावना व्यक्त कर रहा हूं और आज की बहस का जो मुद्दा बन रहा है वो ये है कि पूंजीपति क्यों चाहेगा कि विपक्ष कहे कि फला प्रधानमंत्री हमारी दलाली करता है? वो क्यों न कहे कि कोई दलाल नहीं है जी, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हम देश चलाएंगे। जी महेंद्र जी। वो क्योंकि पूंजीपति केवल एक नहीं है, कई पूंजीपति हैं। ठीक है, सबसे बड़े में आप दो का नाम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टिफ कंपटीशन दोनों में रहता है। आप देखिए, अगर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं अडानी तो अंबानी तुरंत उतर जाते हैं। सोलर में अडानी आते हैं तो अंबानी तुरंत उतर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टिफ कंपटीशन है। एक जो करता धरता अगर पर्दे के पीछे होता है तो वो एक बैलेंस कर लेता है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप पूंजीपति, वैसे तो इनको भी यही लगता होगा पूंजीपतियों को कि क्यों हम नेपथ्य में हैं, क्यों हम सामने नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि ऐसे में कम से कम एक कंपटीशन, मारपीट या इस टाइप की फीलिंग नहीं होती है। इसमें एक आदमी है जो पूंजीपतियों की भाषा और उनका लहजा अच्छी तरीके से समझता है और उसको मैनेज कर रहा है, तो जिसका फायदा पूरे पूंजीपति वर्ग को मिल रहा है। तो इसीलिए मेरा अभी भी यह मानना है कि ये लोग सीधे उतरने के बजाय नेपथ्य में ही रहना चाहेंगे और इनको लगेगा कि जो करने वाला है वो सामने जाके कठपुतली जैसा डांस करता रहे। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आज का मुद्दा हमारा था कि आखिरकार अनंत अंबानी को इतने जोर शोर से, इतने ताकतपूर्वक राष्ट्रीय स्तर पर ठीक शादी से पहले उनको देश का हीरो क्यों बनाया जा रहा है? एक ऐसे पूंजीपति के बेटे को जो कि इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है। हम इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे तमाम सभी विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय रखी, समझने की कोशिश की, लेकिन देश आपसे यह समझना चाहता है कि क्या भारतीय राजनीति उस स्टेज में आ गई है जहां से उसको लगता है कि हमारे लोग क्यों, हमारी दलाली करने वाले क्यों, विपक्ष की ये उटपटांग भाषा क्यों? जब विपक्ष ही नहीं रहेगा, एक ही पक्ष रहेगा और उस पक्ष की ही सरकार चलेगी, तो फिर हमारी ही क्यों नहीं चलेगी? और उसका सबसे सुंदर नमूना अनंत अंबानी है, जिसकी संभावना महेंद्र जी व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों कोई विलेन करना चाहेगा। सवाल है कि एक हीरो को लाकर बैठा दो, विलेन का क्या सवाल है? और अनंत अंबानी सीधा साधा, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बढ़ा हुआ,
ऐसा लगता है कोई फकीर हिमालय से चला आ रहा है। पहले मोदी जी आए गुजरात से हिमालय होकर और अब अनंत अंबानी आ रहे हैं। खैर, यह देश का भविष्य है। आप सब बताइएगा, हमारी राय, हमारे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है।